नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अब शुरू हो रहा है इंडिया टीवी पर मुकाबला। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए अभी किसी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, लेकिन वायदों का दौर जारी है। चुनावी वायदों के जरिए वोट का समीकरण साधना नया नहीं है। एक दिन पहले अखिलेश यादव ने वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो समाजवादी पेंशन योजना के पैसे बढ़ा दिए जाएंगे। फिर क्या था, योगी आदित्यनाथ ने इस वायदे को हाथों हाथ ले लिया। उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए कहा कि क्या इस बार अरबों के घोटाले के सपने देखे जा रहे हैं? ऐसे तो 30 अरब से ज्यादा का घोटाला हो जाएगा। आपके सामने ये पूरा ट्वीट हम रख रहे हैं। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए जो योगी ने ट्वीट किया, इसे आपको आसान भाषा में हम समझा देते हैं। आरोप यह है कि इस पेंशन योजना के तहत पिछली सरकार में 10 अरब से ज्यादा के घोटाले हुए। उस वक्त सालाना 6,000 रुपए दिए जा रहे थे। अब अखिलेश ने 3 गुना ज्यादा पैसे का वादा किया तो घोटाला भी 3 गुना ज्यादा हो गया, यानी करीब 3200 करोड़ का स्कैम किया जाएगा। इसी फॉर्मूले को बताते हुए योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को वायदे आजम का टैग भी दे दिया। आज हम मुकाबला में इसी पर बड़ी बहस करेंगे, आखिर उत्तर प्रदेश में वायदे आजम कौन है। लेकिन इससे पहले आपको अखिलेश यादव का वादा सुनना चाहिए, जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई है। अखिलेश यादव सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ महिलाओं, विधवाओं, भूमिहीनों और दिव्यांगों को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। आप सुनिए उन्हें। उत्तर प्रदेश में जिस समय समाजवादी सरकार थी, समाजवादी पेंशन योजना शुरू की गई थी। समाजवादी पेंशन योजना के तहत बड़ी संख्या में गरीब, जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनकी मदद करने का काम हो रहा था। और मुझे याद है कि 50 लाख के लगभग उस समय समाजवादी पेंशन से गरीब परिवारों की मदद हो रही थी। समाजवादी पेंशन योजना को पुनः शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत वृद्ध, जरूरतमंद महिलाएं, बीपीएल परिवार, उनको प्रति वर्ष 18,000 रुपए पेंशन देने का काम समाजवादी सरकार में किया जाएगा। पहले ये योजना जो समाजवादी पेंशन योजना थी, वो साल में 6,000 रुपए मिलते थे। अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक वायदे किए जा रहे हैं और अखिलेश यादव अपने वादे में बीजेपी और योगी को भी शामिल करते हैं, उन पर तंज कसते हुए। अब आखिर असली वायदे आजम कौन है, सवाल यह उठता है। चुनाव के समय वादे तो कर लिए जाते हैं, लेकिन जीत मिलने के बाद या तो वादे पूरे नहीं होते हैं और वादे पूरे करने के नाम पर घोटाले होते हैं और ये फिसड्डी साबित होते हैं। अगर पेंशन घोटाले का आरोप लगा तो इसके गुनहगार कब जेल के भीतर जाएंगे, ये सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार से भी। उत्तर प्रदेश में 5 साल से बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में अरबों का घोटाला अगर हुआ तो कोई पुख्ता कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अब योगी आदित्यनाथ वायदे आजम बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो आजम शब्द का इस्तेमाल करके वो किसकी दुखती रग पर हाथ रख रहे हैं, क्योंकि एक जेल में है और एक बेल पर है। ये बात अनुराग ठाकुर ने कही थी, आपको याद होगी। तो आज इसी पर शुरू करने जा रहे हैं हम मुकाबला। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता के शर्मा हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से मनोज यादव काका हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी की ओर से प्रवक्ता फैजान खान जी हमारे साथ हैं और साथ ही बीजेपी समर्थक शिवम त्यागी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं मुकाबला में। और सबसे पहले के शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपकी पार्टी ये वायदे आजम का टैग किसे दे रही है और ये वायदे आजम का मतलब क्या है? देखिए, वायदे आजम का सीधा सीधा सा मतलब है मीनाक्षी जी कि जनता को झूठे वादे करो और उसके आड़ में आप लोगों को गुमराह करो, बाद में आपको कुछ करना नहीं है। और यदि आपने किया भी तो किस तरह के घोटाले उसमें हुए हैं ये सारी जनता के सामने है। तो इसलिए ये लगातार, और फिर मुझे आज बड़ा आश्चर्य होता है, अभी कुछ दिन पहले अन्न हाथ में पकड़ के कसम खा रहे थे अखिलेश यादव, जिनके हाथों में, जिन लोगों के हाथों में गन घुमा करते थे, वो अब अन्न पकड़ के कसम खा रहे। तो इसलिए मैं कहता हूं
कि आज इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि आपकी वहां विश्वसनीयता जो है जनता के बीच समाप्त हो गई है। जनता के बीच विश्वसनीयता इसलिए समाप्त हुई है कि पिछले आपके 5 वर्षों के जो काले कारनामे हैं, जिस ढंग से आपने उत्तर प्रदेश में माफिया राज चलाया, जिस ढंग से आपने वहां पर गुंडा टैक्स की वसूली की, जिस ढंग से आपने वहां पर घोटाले किए, जिस ढंग से आपने वहां आतंकियों को छोड़ने का का प्रयास किया, या उसके पहले की भी जो आपकी हिस्ट्री है कि आप हिंदू जो है राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, ये सारे कुकर्म आपके साथ जुड़ते हुए चले आ रहे हैं और यही है वो जनता के बीच में आपका परसेप्शन है। ठीक है के तो शर्मा जी, आप जिस परसेप्शन की बात कर रहे हैं उस पर जवाब हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से देंगे, लेकिन एक सवाल तो आपकी सरकार पर खड़ा होता ही है। 5 साल तक आपका शासन रहा, आपने कहा ना करप्शन बर्दाश्त किया जाएगा और जिन्होंने किया करप्शन उन्हें भी सलाखों के पीछे डालेंगे। तो अब 2018 में जो घोटाला सामने आ गया उस पर कानूनी कार्रवाई कितनी हुई और कितने लोग जेल में डाले गए? नहीं, आपको जानकारी होनी चाहिए मीनाक्षी जी कि स्वयं जो है अखिलेश जी के ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है, खनन का भी केस है, और उसकी देखिए सत्ता सरकार जो है वो जो है कार्रवाई तो करती है पर कानून अपना काम करता है। हम कोई पूर्वाग्रही नहीं है, पूर्वाग्रह से हम जब उनको ले आए तुरंत जो है जेल में डाल दे करते, ये सरकार का काम नहीं होता। सरकार का काम है उनके जो आरोप यानी घोटाले हैं उनको सामने करना, उसके लिए जांच एजेंसी बनाना, लेकिन उसके बाद उस पर कार्रवाई कानूनी होती है। तो कानून अपना उसमें काम कर रहा है। आखिर वहां आज 2000 करोड़ रुपए के माफियाओं की संपत्ति जो है जब्त की गई है ना। आज 2000 करोड़ की जो संपत्ति जो अवैध कब्जा था यहाँ समाजवादी पार्टी के दौरान जो कब्जे किए गए थे माफियाओं के द्वारा, उसको छुड़ाया है ना हमने। छुड़ा के उसमें आज जो है गरीबों के लिए मकान का जो है शिलान्यास किया है ना, मकान बना के उसमें गरीबों को देने के लिए। मैंने इसलिए तो कार्रवाइयां तो लगातार हो रही हैं। पूछा कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन चूंकि आज एक ये ट्वीट ऐसा सामने आया है जिसमें पेंशन को लेकर सवाल खड़े कर लिए गए, तो इसलिए ये जनता के लिए भी जानना जरूरी है कि अगर वाकई में 4 लाख से ज्यादा गलत लोगों के नाम पर पेंशन दी गई, मरे हुए लोगों के नाम पर पेंशन दी गई, तो यह समझना बहुत जरूरी है कि कानूनी कार्रवाई क्या हुई। इस बीच एक बड़ी खबर, मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव भी ताल ठोकेंगे और खुद चुनावी मैदान में होंगे। मैनपुरी जो कि बहुत ही मजबूत यादव परिवार के लिए इलाका कहा जाता है, वहां की करहल सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसी पर रिएक्शन ले लेती हूँ। मनोज यादव, बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो उन्होंने भी तो अपनी सेफ सीट ही ढूंढी है। वो आरोप लगाए थे कि क्यों गोरखपुर जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी तो सेफ सीट ढूंढ रहे हैं। मीनाक्षी, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि माननीय अखिलेश यादव जी देश के पहले ऐसे राजनीतिक व्यक्ति होंगे जो 2-2 जगह से एक बार में लोकसभा के भी चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों जगह से जीते हैं। और वो जिस भी चुनाव में लड़े हैं अभी तक उन्होंने जीता है। और उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं से, हर विधानसभाओं से हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा है कि आप जहां से जीतिए वहां से जीत सुनिश्चित है। क्योंकि लोगों का उनके प्रति स्नेह प्यार आपने देखा होगा। क्योंकि भारतीय राजनीति में अखिलेश यादव एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सामाजिक न्याय आधारित विकास की राजनीति करते हैं, जिनके मन में यह सपना है कि गरीबों को, किसानों को, पिछड़ों को, दलितों को के बच्चों को लैपटॉप कैसे मिले, एक्सप्रेसवे कैसे बने, जेपीएनआईसी कैसे बने, जो समग्र विकास की अवधारणा है। मीनाक्षी जैसे बेटियों को एक बेहतर कल कैसे मिले, ये सबका सपना 1090 देके अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को किसी ने विकास के पथ पर अग्रसर करने का काम किया है तो अखिलेश यादव जी। और जो भी आप, लेकिन मनोज जी आप ये कह रहे हैं ना कि उन्होंने इतना काम किया, कहीं से भी चुनाव लड़ते वो जीत ही जाते, तो क्यों ना गोरखपुर से चुनाव लड़ लेते, आमने सामने की लड़ाई हो जाती, इतनी बड़ी बड़ी बातें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब मीनाक्षी, मैं समझता हूं कि वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक पार्टी का ऐसा नेता जो अपने लिए कभी गोरखपुर जा रहे थे, मथुरा जा रहे थे, काशी जा रहे थे, जो टिकट मांग रहे थे। इतने छोटे नेता के सामने इतने राष्ट्रीय बड़े नेता का लड़ना ठीक नहीं होगा। अच्छा। अखिलेश यादव देश के सबसे बड़े सोशलिस्ट लीडर हैं। अच्छा। और मैं के शर्मा से पूछना चाहूंगा, जो आपने ठीक सवाल किया कि अगर घोटाले थे तो 4 साल क्या कर रहे थे? ईडी आपके पास, सीबीआई आपके पास, क्यों नहीं किया? और थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर पर घोटाले करने वाले लोग, आरके बिरानी परिवार जो मोदी जी को 10 लाख का ठेका देता है, जिनका आभूषण बनाने का व्यवसाय है,
जो 10 लाख का मोदी जी को सूट देता है उसको आप वेंटिलेटर बनाने का ठेका दे देते हैं। ये द कर्मा की रिपोर्ट है। और उनके वेंटिलेटर से हजारों लोगों की जान चली जाती है, मासूमों की, ऑक्सीजन के अभाव में। तो इस तरह से धन्ना सेठों के बल पर, जो धन्ना सेठों के पोषण पर और उनके चारण भाट पे जो सरकार चलती हो, वो दूसरे लोगों पे आरोप लगाने से पहले आप जवाब दें। मीनाक्षी, मैं खत्म कर रहा हूं, प्लीज समता का भाव रखिए। मैं पूछना चाहूंगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे में से 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की हो जाती है भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन के भांजे पर। आप उस पर जवाब दे पाएंगे? जो राम को लूट सकते हो, जो भगवान कृष्ण को लूट सकते हो, जो देश को सामरिक रूप से सुरक्षित नहीं कर सकते हो, जो देश को महंगाई में धकेल सकते हो, जो देश की सारी संपत्तियां बेच सकते हो, ऐसे लोगों से किसी तरह के विकास की और समता की आप उम्मीद नहीं कर सकती मीनाक्षी। ठीक है, आपने समता के भाव की बात की, मैंने बराबर दोनों को वक्त दिया, लेकिन मैं एक बात पर आपत्ति अपनी दर्ज कराना चाहूंगी कि आप अपने राजनीतिक आरोप लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। निर्भीक पत्रकार हैं। बहुत धन्यवाद। मैं कह रही हूं आप बेशक राजनीतिक आरोप लगाएं, मुझे इस बात से कतई गुरेज नहीं है, लेकिन ना राम को कोई लूट सकता है, ना कृष्ण को कोई लूट सकता है। भगवान को लूटने वाला इस देश में, इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, इसलिए हम इस तरीके की बात ना करें। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाएं, इसमें कोई गुरेज नहीं। चोरी तो लोगों ने किया ना। आप मंदिर में घोटाले की बात करें, मुझे कतई गुरेज नहीं। एडीआर के रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा जो गुंडे हैं और सांप्रदायिक तांडव करने वाले लोग और दुनिया में नफरत फैलाने वाले अगर कोई दल है तो उस दल का नाम भारतीय जनता पार्टी है। ये आप आरोप लगा सकते हैं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। उस पर के शर्मा जवाब देंगे। ठीक है, के शर्मा जी, मुझे खुशी है कि कम से कम आपने स्वीकारा। मैंने आपकी स्वतंत्रता को स्वीकारा है। के शर्मा जी, आपकी स्वतंत्रता को मैंने स्वीकारा है। मैं आ रही हूँ फैजान जी, शिवम जी, मुझे पता है आप भी इंतजार करेंगे, लेकिन और मैं एक बस खत्म कर रहा हूँ। मनोज जी, अब सुन लीजिए, वो बयान ये समता का भाव रखे मनोज जी। छत्री अगर कुछ भी करेगा तो मनोज जी समता का भाव रखे ना। एक बाल का हत्या करता है उसका समर्थक और अपने समर्थक। अरे मनोज जी, टाइम आउट। अरे 2 मेहमान और है मेरे पास, प्लीज। के शर्मा जी आप बोलिए, प्लीज। शर्मा जी की ऑडियो आप कराएं प्लीज। देखिए, अभी जो समाजवादी प्रवक्ता हैं उनको दुनिया की तो सुननी नहीं है, अपनी बात कहनी है। तो देखिए, अभी एक बड़ा प्रश्न उठा रहे थे कि ऐसा था तो क्यों नहीं छापा मरवाए। हमने अभी ईडी और उसके जो छापे पड़े और जो दीवारों से भी संपत्तियां निकल के बाहर आई, तो इनके पेट में दर्द क्यों होने लगा? क्यों अखिलेश यादव चिल्लाने लगे कि ईडी लगा दिया, एडी लगा दिया, ये लगा दिया? क्योंकि आपके भ्रष्टाचार के पैसे निकल रहे थे, करोड़ों सैकड़ों करोड़ में निकल रहे थे, तो आपको तकलीफ होने लगी। तो जब कार्रवाई होती है तब तो आप उसका संरक्षण के लिए चले आते हैं उसमें, क्योंकि वो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप उसमें संलिप्त हैं, तब तो आपको तकलीफ होती है। तो ये मत कहिए, कार्रवाई तो होगी। पहले भी हमने किया, जब हमने माफियाओं की जो संपत्ति जब्त की तब भी आपकी बौखलाहट थी, तब भी आप दुनिया भर की बात गा रहे थे। जब ईडी के छापे पड़े तब भी गा रहे थे। रही बात दूसरा, देखिए कितने बेशर्मी के साथ ये जो है कहते हैं राम मंदिर के विषय में। सच्चाई क्या है उसमें मीनाक्षी जी? 6 महीना 8 महीना पहले से आरोप लगा रहे। बार बार हमने कहा है आपको, आपके अंदर दम और है आपके पास कोई चीज, कोई यदि तथ्य या तो सबूत, तो आइए ना, आप एक FIR कर दीजिए। इस पर बहुत लंबी और विस्तृत चर्चा हुई है, इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि झूठ बोलना है। ठीक है, केवल झूठ बोलना है, क्योंकि के शर्मा जी, मनोज यादव जी, आप दोनों ने अपनी बात रखी। पूरा कर दूं, एक बात मैं पूरा कर दूं। जिन लोगों ने राम भक्तों को, नियत्ते राम भक्तों को गोली से मारा हो, हत्या की हो, उनके मुंह से राम शब्द अच्छे लगेंगे क्या? ठीक है, कितनी बेशर्मी के साथ ये भगवान राम का नाम लेते हैं। ठीक है सर, आप अपनी बात, राम भक्तों के हत्यारों को, राम भक्तों के हत्यारों को तो कभी कोई माफी नहीं कर सकता, इसीलिए इनको जो है भगवान राम ने वो सजा दी है। अच्छा, मैं फैजान जी से थोड़ी सी चर्चा आगे बढ़ाती हूँ, फैजान जी के पास जाती हूँ। शिवम जी भी इंतजार कर रहे हैं। अब फैजान जी एक बात बताएं कि वादा करना और वादे का पूरा होने के बीच घोटालों की जो झड़ी लग जाती है, अब आप ये बताएं कि मैं तो एक ट्वीट देख रही थी, अब आप इसे किसी एक पार्टी के पक्ष की बात कह सकते हैं, लेकिन जो सच है वो मैं सामने रख रही हूं। अब देख रहे हैं कि बाप मारे डाले अंधियारे में बेटवा बना बा पावर हाउस। अब ये बात कही जा सकती है राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में, लेकिन सच तो यह है कि इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जो अखिलेश यादव वादा कर रहे हैं, उनके शासनकाल में वाकई में कई जगहों पर बिजली तो पहुंचना दूर,
अब आप वो फ्री बिजली का वादा कर रहे हैं, ये संभव नजर आता है? मीनाक्षी जी बहुत सही आपने सवाल किया। दिक्कत ये है मीनाक्षी जी कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये जनता के मूल विषयों पे नहीं रहना चाहिए। आपने अपने डिबेट में मीनाक्षी जी सामने देखा कि किस तरह से आप क्या टॉपिक लेकर आए हैं, और ये दोनों पार्टियां के लोग जो है फिर से चले गए वही हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद राम मंदिर ये सब स्टार्ट कर दिए। आपने बहुत सही किया, इन्हें रोका, क्योंकि ये डिबेट का इनका मकसद ही यही है कि चुनाव को समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की तरफ लेके जाना चाहती है। इस वक्त उत्तर प्रदेश की जनता में त्राहिमाम मचा हुआ है, क्योंकि ये लोग महंगाई पे नहीं बात करते हैं, बेरोजगारी पे नहीं बात करते हैं, किसान पे नहीं बात करते हैं, व्यापारी पे नहीं बात करते, गरीबी की बात नहीं करते, जिस तरह से इस वक्त प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ है। दूसरी बात आपने ये जो कहा घोटाले की बात, बिल्कुल सही कहा। ये दोनों ही पार्टियां मीनाक्षी जी एक दूसरे के पूरक और पोषक, चाहे वो माफिया करती हो, ये इनके माफिया पे दोषारोपण करते हैं, इनके माफिया पे दोषारोपण करते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने साफ तौर से कह दिया है कि हम इस बार माफियाओं को टिकट नहीं देंगे, तो क्यों नहीं उस तर्क पे ये लोग भी आगे बढ़ते हैं। इनकी लिस्ट उठा के देख लीजिए, आप लोगों ने भी शो दिखाया मीनाक्षी जी, एक दूसरे पे कटास, ये उनके उसको माफिया दिखा रहे हैं, ये उनके आपराधिक मामले दिखा रहे हैं, लेकिन साफ तौर से ये लोग उससे बच क्यों नहीं सकते हैं, उसे हटाते क्यों नहीं है, जनता के मूल विषयों पे क्यों नहीं रखते। दूसरी बात आपने कहा घोटाला, ये बात सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाई कोई भी समाजवादी पार्टी की तरफ उस तरफ से नहीं दिख रही है जो दिखना चाहिए, क्योंकि ये खुद भी लिप्त है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जीप ने किसानों को रोंदा, ये टहनी साहब को नहीं अपने हटा पाए, बर्खास्त नहीं कर पाए, तो वो दूसरे को इल्जाम नहीं लगा पा रहे हैं। और समाजवादी लेकिन फैजान जी ये चुनावी वादे करना किसी एक पॉलिटिकल पार्टी, तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी करती आई हो या समाजवादी पार्टी ने की हो। मैं तो ये कहती हूँ कि 2% टैक्स पेयर्स हैं, उनके कंधे पर बोझ डालकर आप ये फ्री बिजली का शिगुफा छोड़ देते हैं, ये कहां तक उचित है? मीनाक्षी जी आपने बिल्कुल सही फरमाया, इसीलिए बहुजन समाज पार्टी कोई भी घोषणा पत्र जारी नहीं करती। मैं आपको साफ तौर से कह दूं, बहुजन समाज पार्टी कोई भी घोषणा पत्र जारी नहीं करती है, क्योंकि जो हम कहने से ज्यादा करने पे विश्वास रखते हैं। अब आइए बिजली पे, आप बताइए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर इस देश में बिजली महंगी है तो उत्तर प्रदेश में। एक तरफ ये, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी बिजली जाती थी, लेकिन कुछ चुनिंदे जिलों में जहां पर इनका वर्चस्व हुआ करता था वहां पे बिजली तो 24 घंटा थी। और आपने सही कहा, पूरे प्रदेश में बिजली का जो ये शोर मचाए हुए हैं उस जगह बिजली ही नहीं जाती थी, बिजली के खंभे नहीं है, मीटर नहीं थे, लेकिन वो उस पर कार्रवाई नहीं किए। और आज ये घोषणा, चूंकि लोगों को ये समझ चुके हैं बेवकूफ उत्तर प्रदेश के, भारतीय जनता पार्टी अगर कहेगी हम चांद तोड़ के लाएंगे, समाजवादी पार्टी एक कदम आगे बढ़ के कहेगी हम चारा तोड़ के ले आएंगे। ये होड़ मचा हुआ है। लेकिन बीएसपी का क्या स्टेक है, सुनिए ना फैजान जी, आप बीजेपी और समाजवादी पार्टी पे मन भरकर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन पूछने को तो लोग आपसे भी पूछेंगे ना कि आपका अब इस चुनाव में स्टेक पर क्या है। मायावती जी बाहर निकल नहीं रही है, चुनावी रैलियों पर रोक लगा दी गई है। सुनिए ना, सुनिए, ओपिनियन पोल जितने आ रहे हैं उसमें ओपिनियन पोल जितने आ रहे हैं, अरे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी घर में बैठ के स्ट्रेटजी बना रही है, तो दूसरे पार्टियों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? नहीं, आप बैठ कर स्ट्रेटेजी बनाए ना, लेकिन अगर जनता तक पहुंच नहीं बना पाएंगे तब तो सवाल उठेगा, क्योंकि जितने ओपिनियन पोल आ रहे हैं उन ओपिनियन पोल में ये दो ध्रुव पर लड़ी जाने वाली लड़ाई में। फैजान जी सुनिए ना, ओपिनियन पोल को नहीं मानता, ओपिनियन पोल की बात ना करें, जनता की बात करें हम जरूर मानेंगे, क्योंकि आप 2007 में देख लीजिए 50 सीट दे रहे थे ओपिनियन पोल और 60 सीट देने में बहस करते थे। चलिए, आपने कहा ओपिनियन पोल पे बात नहीं करनी, मैं दूसरी बात करती हूँ। करहल सीट से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में जाने वाले हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अपने गृह क्षेत्र से लड़ेंगे चुनाव, कहां से लड़ेंगे मायावती जी? अब ये स्ट्रेटजी इन्होंने अब बनाया, तो आपने हमसे सवाल किया कि आप योगी आदित्यनाथ जी से ये बात पूछेंगे कि 2017 में भैया आप तो चुनाव तो दूर की बात है, आप भारतीय जनता पार्टी के चेहरे भी नहीं थे, तो कैसे हेलीकॉप्टर से आप उतरा सीएम बन गए? ये सवाल किसी ने पूछा उनसे, तो वो स्ट्रेटजी अपना इस बार बनाए। पिछले बार स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी ने हेलीकॉप्टर से सीएम उतारा था, उन्होंने तो जनता को बताया भी नहीं था कि चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन है उत्तर प्रदेश में, तो ये उनकी रणनीति थी। हमारी रणनीति, हम चुनाव, आदरणीय बहन कुमारी मायावती 4 बार लोकसभा की, 3 बार राज्यसभा की और 3 बार विधान परिषद की सदस्य रही है, तो ये चैलेंज करना है। अब जैसे आपने कहा मीनाक्षी जी कि गोरखपुर से अखिलेश यादव क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे, अब अखिलेश यादव बोले कि वो कलहर सीट से योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे, ये कोई विचित्र बात नहीं है। मुद्दा है समाज का भला होना।
वाकई में इन चुनावी लॉलीपॉप को लेकर, तोहफों को लेकर, कोई स्कूटर दे दे, कोई साइकिल दे दे, कोई लैपटॉप दे दे, कोई टेलीफोन दे दे, क्या इन वादों पर जनता मोहित हो जाती है? मीनाक्षी जी, मुझे आप कुछ भी कह सकती हैं, लेकिन मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप तटस्थ हैं, और अगर आप मुझे 30 सेकंड दे देंगी तो मैं साबित कर दूंगा कि यहां वायदे आजम कौन है, और आप भी हंसेंगी। ठीक, चलिए। समाजवादी पार्टी ने एक वादा किया है कि उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हम घरेलू लोगों को, और किसानों को भी फ्री देंगे। मैं मनोज यादव से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये मुझे ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट से कम खर्च करने वाले कितने उपभोक्ता हैं? पूछिए जरा आप इनसे, कितने उपभोक्ता है मनोज जी? मैं जवाब देना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट से कम खर्च करने वाले, आप जवाब सुन लो। आप शिवम, कम से कम आज शिवम तटस्थ होकर के, और आज इनकी साहित्य साधना, सर बताइए ना कितनी इधर उधर नहीं, एक डेटा बताइए, मैं बताऊंगा ना। मैं आपकी साहित्य साधना सरकारी चारण बाट तक ना रहे। आप सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो 300 यूनिट से कम खर्च करने वाले लोग हैं, वो ग्रामीण उत्तर प्रदेश में जितने सारे लोग, जो लोग बल्ब का और जो लोग कितने हैं भाई, कोई तो नंबर आपको बताया जाएगा। आपसे एक सवाल है, आप ये बता दो कि उत्तर प्रदेश में कितने क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट का स्थापना योगी आदित्यनाथ। अब रुक जाइए, अब मैं इनके वादे का थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं। आप ठीक है, नहीं मनोज जी, आपसे एक सवाल पूछा, आपने कहा कि आंकड़े बताए जाएंगे। अब मैं सबसे आखिर में शिवम त्यागी के पास गई, उनको भी बात कहने का पूरा मौका मिलना चाहिए। शिवम बोलिए। थैंक यू। अब मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मीनाक्षी जी, जिस पार्टी को या जिस पार्टी के प्रवक्ताओं को यह नहीं पता कि 300 यूनिट से कम खर्च करने वाले घरेलू लोग प्रदेश में कितने हैं, वो 300 यूनिट फ्री देने की बात कर रहे हैं। यानी कि उसके पीछे मैथ आफ्टर मैथ कुछ किया ही नहीं गया, सिर्फ लॉलीपॉप जनता में फेंक दिया। अब मनोज यादव याद कर लेना, आगे किसी चैनल पे काम आएगा आपके। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़, सुन लीजिए भाई, उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 43 लाख उपभोक्ता है जो 300 यूनिट से कम खर्च करते हैं। अब उन पर खर्चा सुन लीजिए कितना आएगा। उत्तर प्रदेश में पहले ही जितने भी बिजली धारक हैं, चाहे वो किसान हैं और चाहे तमाम वो लोग हैं बीपीएल कार्ड होल्डर हैं, उनको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार 11,000 करोड़ की एक्स्ट्रा सब्सिडी देती है। अगर मैं समाजवादी वालों के लॉजिक से जाऊं कि हम 2 करोड़ 43 लाख उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आप यकीन मानेंगी मीनाक्षी जी, 19,000 करोड़ और एक्स्ट्रा सब्सिडी चाहिए। 19,000 करोड़ और 11 ऑलरेडी सरकार दे रही है। कहां से लाओगे 30,000 करोड़ मनोज यादव? कुछ भी बेवकूफी करते रहते हो आप, मतलब कुछ तो बोला कीजिए। और आपने एक पेंशन को लेकर कहा था, मैं पेंशन पर आपको बताता हूं मीनाक्षी जी, 10 सेकंड और दीजिएगा। पेंशन जो ये देते थे लोगों को, उस पेंशन में करीब 62,000 कुछ महिलाओं का इन्होंने नामांकित किया था, जिसमें से 2,611 फर्जी एंट्रीज पाई गई। यानी कि जो महिला टीचर है उसको भी ये पेंशन दे रहे थे, जो महिला 10 लाख से ज्यादा कमाती है उसको भी देते। अब उसके ऊपर जांच का मैं बताता हूं आपको, उसमें जांच चल रही है। 14 ब्लॉक्स पर जांच बैठी थी, जिसमें से 12 पे जांच हो चुकी है। 2 ब्लॉक्स अभी भी बचे हैं, राम लबुआ और कुडनानर। वहां पर जिस दिन जांच हो जाएगी, वहां के सीडीओ राम यज्ञ मिश्र कहते हैं कि सब पर चार्जशीट फाइल होगी और एक एक व्यक्ति जिसने समाजवादी के नाम पर पेंशन का पैसा खाया है उसको जेल भेजा जाएगा। तो बेशक चुनाव का माहौल है मनोज यादव, लेकिन पब्लिक को, प्रदेश की जनता को बेवकूफ मत बनाइए। ठीक है, अब मनोज जी मैं एक जानकारी और आपके सामने रखती हूँ और आप मन भरकर अपनी भड़ास निकाल लीजिएगा। आप तो रुकते ही नहीं है। फिर मैं के शर्मा जी आपके पास आ रही हूँ। मुझे लग रहा है आप भी जवाब देने के लिए आतुर है। लेकिन मनोज यादव जी, अब देखिए ना, एक और ट्वीट आया है। शलभमणि त्रिपाठी ने ये ट्वीट किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर उन्होंने ट्वीट किया। मुझे नहीं पता अब यहां से जूम होके दिखाई देगी या नहीं देगी। अब उन्होंने ये लिखा है, मैं आपको बता देती हूं, कि बिजली के तारों पर कपड़े सुखाए जा रहे हैं। बिजली के तारों पर कपड़े सुखाए जा रहे हैं और उन्होंने ये लिखा, जहां कभी बिजली के तारों पर सूखते थे कपड़े, वहीं राज्य सिर्फ 5 सालों में देने लगा कांग्रेस शासित राज्यों तक को बिजली। फर्क बिल्कुल ही साफ है। अब आप ये देख लीजिए, ये पुरानी एक तस्वीर उन्होंने उत्तर प्रदेश की ही ट्वीट की और उसके बाद फिर उन्होंने उस खबर का हवाला दिया जहां पर राजस्थान को उत्तर प्रदेश की सरकार बिजली सप्लाई कर रही है। अब मेरा सवाल तो आपसे यही मनोज यादव जी, कि बिजली आती तो सही, अब तो आप फ्री का वादा कर रहे हैं, कहां से निकालेंगे? मीनाक्षी जी,
देखिए शिवम के भी बातों का जवाब और आपका भी समग्रता से जवाब देना चाहूंगा। शिवम ने एक बात कही कि 300 यूनिट से कितने लोग हैं। अभी इनको इतना ही ज्ञान नहीं है कि बिजली लेने वाले लोगों की संख्या कांस्टेंट नहीं होती है। गांव ग्रामीण क्षेत्रों का थोड़ा भ्रमण करिए, बीजेपी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आइए और आपको मैंने बताया कि हरदुआ से लेके पनकी से लेके अनपरा में 3x660 का क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट अगर किसी सरकार में सबसे ज्यादा स्थापित हुए मीनाक्षी तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए। जब हम सरकार में आए थे तो 11,000 मेगावाट की बिजली का क्षमता थी और जब हम 2017 आते आते 22,000 मेगावाट की बिजली थी। उस संस्थान के कर्मचारियों का भी पैसा 21,000 करोड़ रुपया डीएचएफएल को देकर के भारतीय जनता पार्टी ने घोटाला किया। एक और दूसरी जो बात इनको मैं बता रहा हूं कि जो सरकार 20 लाख लैपटॉप दे दी हो, जो सरकार 21 महीने में एक्सप्रेसवे बना दी हो, जो सरकार एलिवेटेड सड़क उत्तर प्रदेश में कहीं आपने देखा रहा होगा मीनाक्षी, वो देन माननीय अखिलेश यादव जी की है। तो ये 15 लाख की तरह झूठ बोलने वाले और जुमने वाले लोग तो है नहीं। हम लोग जो वादा करते हैं उन वादों के बरक्स हमारी प्रतिबद्धता होती है और जो समाजवादी पार्टी का संकल्प है कि माताओं बहनों को 18,000 प्रति वर्ष 300 यूनिट बिजली और अन्न का हम संकल्प लिए कि बीजेपी की तरह और टेनी की तरह हम किसानों को रौंदेंगे नहीं, बल्कि किसानों के फसलों का हम एमएसपी देंगे। जितनी 21 फसलों की एमएसपी है। देखिए मनोज जी, देखिए एक एंकर की अपनी कोई निजी राय होनी नहीं चाहिए, लेकिन इस मामले में मैं भुक्तभोगी हूँ। मैं किसी और की बात नहीं कहती, लेकिन बिजली के मामले में तो मैं भुक्तभोगी हूँ। मैं नोएडा के ही एक सेक्टर में रहती थी, मैं सेक्टर का जिक्र आपको नहीं कर सकती। और बिजली इतनी जाती थी, बहुत निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकार। एलिवेटेड सड़क नोएडा को और गाजियाबाद को किसने दिया आप बताइए? समाजवादी पार्टी ने दिया। बिल्कुल मैं तो कह रही हूँ कि एक्सप्रेसवे आपने बनाया, इसका क्रेडिट आपको, लेकिन बिजली जाती थी, इसका भी क्रेडिट ले लीजिए मनोज जी। बिजली जाती थी, इसका भी क्रेडिट ले लीजिए। एक्सप्रेसवे आपका तो बिजली की कटौती, ये क्रेडिट भी आपका। के शर्मा जी बताएं। अब देखिए वो ये कह रहे हैं कि जो वादा करते हैं वो निभाते हैं, वादा करके मुकर जाने वाली अदा समाजवादी पार्टियों की नहीं है। पहले तो ये कुछ आंकड़े अपने अच्छे से पढ़ लें, पहले तो झूठ बोलना बंद करें, क्योंकि ये समाजवादी झूठ से जो है ना, ये उत्तर प्रदेश की जनता प्रभावित होने वाली नहीं है। ये बता रहे हैं 2016-17 में जो है 22,000 मेगावाट। अरे जनाब 15,000 मेगावाट की उस समय खपत थी, तो आपको कुछ पता ही नहीं है, बैठ के झूठ बोले जा रहे हो। और फिर क्या आपने बताया कि 300 यूनिट से ये आंकड़े घटते बढ़ते रहते हैं। कौन सी गणित पढ़ा रहे हो आप? कहां से पढ़ के आए हो? इसीलिए क्योंकि आपको केवल झूठ बोलना है यहाँ पर बैठ के। आगे पीछे की योजना का कि उसमें खर्चा कितना होगा, उसकी पूर्ति कहां से करेंगे, बिजली कहां से लाएंगे, इसकी कोई आपके पास आकलन नहीं। यही चीज परसों जब आपने झूठी घोषणा की अन्न फसल के संदर्भ में, तब भी लोगों ने आपसे पूछा कि इसका बजट आपको पता है कितना है? पूरे राज्य के बजट से 1.5 बजट बनता है। राज्य के बजट से 1.5 बजट की फ्री में घोषणा कर रहे हो आप, तो आपको कुछ समझ है? केवल झूठ बोलना है। दूसरी बात मीनाक्षी जी, मैं एक बात कहता हूं कि आप अभी ये गिना रहे कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया। इतना कुछ किया तो जनता ने आपको बाहर क्यों कर दिया? क्या ऐसा किया आपने कि जनता ने आपको धक्के लगा के बाहर कर दिया? 2017 में हराया आपको, 2019 में हराया आपको, यही सब तो गाते थे आप। तो इसलिए ये बोलना बंद कीजिए। झूठे आंकड़ों से उत्तर प्रदेश की जनता जो है आपके उस पे गुमराह नहीं होने वाली। लेकिन के शर्मा जी देखिए, पता है कि आप ये सवाल तो लेकिन खड़ा होता है ना सर। मुझे ब्रेक के लिए जाना है, 10 सेकंड्स में अपनी बात पूरी कर लें सर। मुझे मीनाक्षी जी बहुत देर बाद आप मेरे पास, बिल्कुल मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं ब्रेक पे बाद में चाहूंगी, आप बात पूरी कर लें। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि आप जो वहां पर आपकी पहचान उत्तर प्रदेश में सिर्फ इतनी है कि ये गुंडा और माफियाओं की पार्टी है, जो गुंडा टैक्स वसूलती है, माफियों को संरक्षण देती है, आतंकवादियों को छोड़ने का काम करती है और केवल भ्रष्टाचार करती है। एक शब्द मैं बीएसपी के मित्र से कहना चाहता हूं। बहुत कुछ अभी आपने कहा कि हम आप सर्वे पे विश्वास नहीं करते, हम घर में बैठे बहुत योजना बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। चलिए आप सर्वे पे, आप कह रहे हैं जनता बताएगी। मैं पूछता हूं 2014 में जनता ने आपको बताया ना 0 सीट,
लोकसभा में? 17 में बताया ना, शायद 19 या 22 सीट है आपके। नहीं ये बहस आगे बढ़ जाएगी, आपको लोकसभा में ये बहस आगे बढ़ जाएगी। फैजान जी आपको पूरा बार बार समझा रही है। फैजान खान जी, अब हम भले ही कितनी ये चर्चा कर लें कि फ्री के वादों से होता कुछ नहीं है, जनता बहुत समझदार है, सब जानती है, लेकिन दिल्ली में कैसे आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है हम जानते हैं। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री के वादों के साथ अब वो कितने वादे पूरे होते हैं तो दिल्ली की जनता बताएगी। लेकिन आज अगर फैजान जी ये वादा अखिलेश यादव कर रहे हैं फ्री बिजली का, हो सकता है जनता मान जाए। मीनाक्षी जी, चक्कर है वो दिल्ली है, ये उत्तर प्रदेश, यहाँ 25 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है हमारे उत्तर प्रदेश की, तो दिल्ली को मेट्रो को आप उत्तर प्रदेश से नहीं मिला सकते। दूसरी बात, जो ये झूठे वादे और खोखले जो है, मैं कहता हूँ घोषणा पत्र होते हैं इन पार्टियों के, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी उसका पार्ट नहीं है घोषणा पत्र के। एक पूर्वांचल में कहावत है मीनाक्षी जी, तू डाल डाल हम पात पात, मतलब तुम 10 झूठ बोलोगे तो हम उससे बढ़कर 20 झूठ बोलेंगे, तुम 20 झूठ बोलोगे मुझसे बढ़कर 40 झूठ बोलेंगे। तो के शर्मा जी, जो राह आपने दिखाई है झूठों की, उसी राह पे अखिलेश यादव जी चल पड़े हैं। ये दोनों पार्टियां जो है एक दूसरे से डाल डाल और पात पात की लड़ाई मीनाक्षी जी खेल। के शर्मा जी जवाब देना चाहते हैं? हाँ, के शर्मा जी, बार जो निर्णय सुनाया था उसका तो जवाब दे दो। अरे मैंने जो सवाल किया उस पर जवाब दीजिए ना मीनाक्षी जी, जो टॉपिक लेके नहीं वही तो दे दो। जीरो क्यों आया? आप तो कुछ मानते ही नहीं ना, ओपनिंग पोल कुछ भी नहीं मानते, तो जीरो सीट पे क्यों आ गए? सरकार बना लिए के शर्मा जी, नहीं जीरो में क्यों आ गए, 19 में क्यों आ गए? तहनी साहब को बर्खास्त किए, तहनी साहब को बर्खास्त कर लिए, और आप भी कभी 2 पे हुआ करते थे। अरे नहीं भैया, आपको तो जवाब ही नहीं पड़ रहा। आप ही ने कहा कि हम जनता की बात मानते हैं, तो जनता ने आपको 0 सीट का जवाब दिया था, जनता ने आपको उसके बाद 19 सीट का जवाब दिया, इसके बाद 10 सीट का, तो आप तो 20 से ऊपर ही नहीं पहुंच पा रहे हो। नहीं ये नहीं समझेगा क्या? जनता समझ के जवाब दे रही है आपको, तो जवाब तो दे रही है जनता, तो आप उसको क्यों नहीं? ठीक है फैजान जी, के शर्मा जी, आप दोनों की लड़ाई से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हुए, ठीक है, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। शिवम त्यागी जी, अब ये बताएं, मैं तो वायदे आजम को सोच के भी ये समझने की कोशिश कर रही थी, ये बार बार आजम शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्या ये आजम शब्द के इस्तेमाल के जरिए अखिलेश यादव की कोई दुखती रग पर हाथ रखने का काम करते हैं योगी जी? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति पर अगर 100 से ज्यादा मुकदमे हो और उसको जेल से ही उसको साइकिल का झंडा पकड़ा दिया हो जेल में ही कि आप यहीं से लड़ेंगे, तो जाहिर है उसकी तो बात होनी ही चाहिए। एक जमाने में इस देश में शहीद आजम कहा जाता था सम्मान से, आजकल तो आजम सुन के ही आदमी को अपने नाम से नफरत होने लगती है। मुझे लगता है अगर ऐसा करते भी हैं, वैसे तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर ऐसा योगी जी करते भी हैं तो बहुत ही शानदार बात है, करनी चाहिए। मैं कभी कभी सोचता था अपने जमाने में, बच्चा था जब, कि ये मुख्तार अंसारी और ये तमाम लोग इतने बड़े बड़े बाहुबली नेता भी बन जाते हैं, इतना पैसा भी कमा लेते हैं, कैसे? अखिलेश जी ने कैराना में अपने कैंडिडेट नाहिद को टिकट देके ये साबित कर दिया कि कैसे बनते हैं। लेकिन शिवम जी, ये आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी पर कि वो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स करती है। अब्दुल्ला आजम का बयान हम सुन रहे थे, बेशक आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे आरोप उन पर लगा दिए गए कि मतलब कोई सोच नहीं सकता, जान का खतरा तक सता रहा है। आजम खान ये कहते अपने बेटे से कि पता नहीं कल सुबह देखूंगा भी या नहीं देखूंगा। देखिए मीनाक्षी जी, जान का खतरा अगर उनको होता तो 1 साल से लगातार वो चिल्ला चिल्ला कर ये बात कहे जा रहे हैं, अभी तक तो उनको कुछ हुआ नहीं है। मतलब जान का कोई खतरा नहीं है, आप अपने लोगों को सेंटिमेंटली जो है ब्लैकमेल करना चाहते हैं, वो बात अलग है। दूसरी बात ये है, अगर आप जहां तक बात करते हैं आरोपों की, मैं कहता हूं ठीक है, विंडिक्टिव पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी करती है, आप ये 1 सेकंड के लिए हाइपोथेटिकली मान लीजिए। अरे इस देश में कोर्ट्स है ना, जब तमाम ऐसे निर्णय रहे हैं केंद्र सरकार के जो कोर्ट्स को समझ में नहीं आए, तो कोर्ट्स ने उनको उठाकर साइड किया, किसी ने देखा नहीं क्या? मुझे लगता है पूरे देश ने देखा। लेकिन जब आपने लोगों की जमीन हड़पी है, एक इंस्टीट्यूशन बनाने के नाम पर लोगों की जमीन हड़पी है, जब आपने लोगों को परेशान किया है जमीन हड़प कर और तमाम वो काम किए हैं, तो माफ कीजिए, मुझे लगता है मेरे जैसे इस 140 करोड़ के लोकतांत्रिक देश में ये कहना कि विंडिक्टिव पॉलिटिक्स की वजह से वो 1 साल से जेल में है, कोर्ट्स नहीं सुन रहे, आप इस देश की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सिंपैथी गेन करने की कोशिश हो रही है। मनोज यादव जी, सिंपैथी गेन करने की कोशिश हो रही है। मैं आ रही हूँ फैजान जी। अच्छा 1 मिनट, मनोज यादव जी 1 मिनट रुकिएगा। फैजान जी बहुत जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करिएगा। मीनाक्षी जी, जिस तरह से शिवम जी की जबान से
मैं ये नहीं कहता क्रिमिनल ना बोलना, क्रिमिनल को क्रिमिनल बोलना चाहिए, लेकिन जबान पे चाहे किसी टीवी डिबेट पे सिर्फ दो नाम मुख्तार रफीक, दे आर क्रिमिनल, वी हैव एक्सेप्टेड, हम मानते हैं वो क्रिमिनल है, लेकिन उसी नाम को बोल बोलकर क्या इन्होंने ही कहा कोर्ट है, कोर्ट ने उन्हें जेल भेजा हुआ है, उन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन हर डिबेट का रैली में बोलना और धनंजय सिंह को खुले छोर से नहीं, लेकिन सर इसमें तो फिर तौकीर रजा का भी नाम आएगा, मुख्तार अंसारी का भी नाम आएगा, इसमें सबके नाम लिए जाएंगे और सब जगह सवाल खड़े होंगे। हाँ, आप नाम लीजिए, लेकिन उसको भी तुष्टीकरण में करेंगे। अरे जो क्रिमिनल उनको क्रिमिनल मानिए, वो किसी जाति धर्म के नहीं है, लेकिन बीजेपी का ये तुष्टीकरण खराब लगता है कि वो किसी भी धर्म को लेकर वो करते हैं। आपको नाम मिला जेल, ठीक है, अब हम जवाब ले लेते हैं मनोज यादव जी। मैं आ रही हूँ के शर्मा जी। मनोज यादव जी, अब देखिए ये सिंपैथी गेन करने का क्या तरीका है? अनुराग ठाकुर ने कहा था एक बेल पे एक जेल में, ये बाहर आने के बाद ये जो ये कर रहे हैं ये क्या है? देखिए, इंडिया टीवी आपका बहुत बड़ा चैनल है। अनुराग ठाकुर के वो भी बयान आपने सुना होगा कि गोली मारो वाला, वो भी बयान, और शिवम बेचारे इनकी साहित्य साधना मात्र सरकार के चारण भाट तक ही सीमित है। ये बड़े होते हुए मुख्तार को देखे, बहुत अच्छी बात है, ब्रजेश सिंह को ये नहीं देख पाए बेचारे, चूंकि ये एक जाति विशेष को, और वहीं योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में जेएम सिंह जो योगी आदित्यनाथ जी का पोसा हुआ गुंडा था जिसने मनीष गुप्ता की हत्या कर दी, उसको ये नहीं देख पाए, सेंगर को नहीं देखे, अजय मिश्रा टेनी जिसने पूरे देश के अन्नदाता पर गाड़ी सरेआम चढ़ाई 3 बजे दिन में जिसके सुपुत्र ने, उसको ये बड़े होते हुए नहीं देख पाए। तो चूंकि इनको जो ज्ञान आता है वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से आता है, वो मीनाक्षी आप जानती है। सवाल ये है कि कोई भी जो अपराधी हो, समाजवादी पार्टी अपराध और अपराधी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। देखिए, सवाल तो यही था ना, मैं कहती कि कानूनी प्रक्रिया है। पढ़ रहा हूँ मीनाक्षी, अब इनको थोड़ा शांत कराएंगे तो मीनाक्षी जी ऐसे कैसे बोल? ठीक है, बोलिए। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य है, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि सपा के प्रवक्ता हूं या बसपा के प्रवक्ता, मुख्तार अंसारी का नाम आते ही दोनों के पेट में जो है कुलबुलाहट मचने लगती है, चेहरे बिखर जाते हैं, एकदम से उसके सपोर्ट में उतर जा रहे हैं। क्यों? इसका कारण जानती है मीनाक्षी जी? ये मुख्तार अंसारी ये पोस्टर बॉय हैं बसपा के और सपा के गुंडागर्दी के। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि जैसे ही ये नाम मुख्तार अंसारी का आता है, आम आदमी के, उत्तर प्रदेश के आम आदमी के जहन में ये दिमाग में आ जाता है कि हाँ, इसको बसपा ने बड़ा किया, इसे सपा ने सपोर्ट किया, और ये जो इतना माफियागिरी इनका और ये जो अवैध संपत्ति हुआ, ये इनके कार्यकाल में हुआ, तो ये पिक्चर लोगों के सामने आ जाता है। जल्दी से जवाब जैसे नाम आता है इनकी कलबलाहट बढ़ती है। अब दूसरी बात, आपने पूछा आजम शब्द। हाँ। आजम शब्द से विषय बिल्कुल स्पष्ट है। आज आजम खान किस बात के प्रतीक बने हुए? वो अपने उस भ्रष्टाचार के प्रतीक बने हुए। आज आजम खान जो है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के दौरान जितने वहां भ्रष्टाचार हुए और दंगे जो हुए, उसके पीछे के मास्टरमाइंड में माने जाते हैं। तो आज जब उनकी बात आती है कि जब हम कहते हैं वादे आजम, मतलब इस वादे में कितना बड़ा भ्रष्टाचार छुपा पड़ा है, ये समझ लीजिए पीछे। ठीक है फैजान जी, तो ये स्पष्टता है। मुख्तार अंसारी को इसी से इनको तकलीफ है। पाला पोसा आपने, बड़ा किया समाजवादी पार्टी ने, आरोप लगा आप पर। और टहनी साहब को बड़ा किसने किया? अमित शाह जी ने, क्योंकि वो चाहते थे कि हमसे भी बड़ा गुंडा बनिए। क्या पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों को कुचल देंगे? भाई तो तकलीफ क्यों होती है? मुख्तार अंसारी के नाम से आप तो उसको कह रहे हैं कि धर्म विशेष, मतलब उसका अपराध छोटा है। अपराध उसने नहीं है, एक धर्म का है तो अपराध करने की छूट है। यही तो मुसलमानों की तुष्टीकरण करने की बात है। यानी यदि वो एक धर्म का है और वो माफिया है तो उस पर छूट है, वो कुछ भी कर सकता है, उस पर कुछ नहीं आप बोल सकते। ये तुष्टीकरण है आपकी, ये अपराध की व्याख्या है। इसीलिए तो हम कहते हैं अपराधी। मैं तो ये कह रही हूँ, फैजान जी एक मिनट सुनिए ना, फैजान जी, मनोज जी, आप दोनों सुनिए। मैं तो ये कह रही हूँ कि अपराधी को आपराधिक चश्मे से देखिए ना। आप उसे मुख्तार अंसारी मुसलमान है, आजम खान मुसलमान है, या फलाने फलाने का नाम ले वो हिंदू है, आप उसको धर्म के चश्मे से देखते ही क्यों है? मनोज यादव जी। जी, मैं शर्मा जी से जानना चाहता हूँ मीनाक्षी कि टेनी को जानिए मत, पहले उत्तर दीजिए।
पहले मैंने उत्तर मैंने दीजिए जो इसका। सवाल पूछा उसका तो आप पहले जवाब जो दें। सवाल किया उसका उत्तर दीजिए, जानिए मत, ब्रह्मा थोड़ी अब ना आप होगा। पत्रकार ना पूछ, अब आप ना पत्रकार ना नहीं, आप पत्रकार भी दोषी हो अरे गए। अरे ये फिर पत्रकार भी दोषी व्यक्तिगत होगा। लड़ाई में मत जाइए। प्रश्न का उत्तर देना नहीं है प्रवक्ता आपको। की तरह रहो। आप ये बताओ कि तड़ी पार किस 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 अरे पार्टी भैया, का- अरे गलत सर। का उत्तर दो, जो आपसे तड़ी पार पूछा किस गया पार्टी का? है, जो मनोज आपसे जी, पूछा गया है मनोज उसका जी, उत्तर दो। मनोज जी, मैंने आपसे ये पूछा कि धार्मिक चश्मे से देखना ही क्यों? धार्मिक चश्मे से देखना ही क्यों मीनाक्षी, अपराध को? आपका जो सवाल है वो बहुत समतावादी है। हम ये चाहते हैं कि जो न्यायपालिका है वो धर्म के आधार पर न्याय न करे, जो सरकार है, जो संस्थान है, वो भी ठीक, धर्म के आधार पर- मैं बहुत माफी के साथ अपने इस डिबेट को यहीं पर विराम दे रही हूं। ये चर्चा अनवरत चलती रहेगी क्योंकि चुनाव सामने है। सवाल ये खड़ा होता है कि धर्म के चश्मे से अपराधियों को देखना क्यों? तो एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर शुरू हो जाता है। चुनावी लॉलीपॉप क्यों बांटे जाते हैं, सवाल उठाया जाता है तो घोटाले के आरोप आ जाते हैं और ये दोनों पक्षों की तरफ से होता है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शरीक होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।